Welcome. This is the Horror Club India. पिछली कहानी का अंत हुआ था इसी एक डरावनी लाइन पर। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये तो एक वादा था। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम साथ में मीरा की इस खौफनाक कहानी के आखिरी चैप्टर में उतरते हैं। एक ऐसा चैप्टर जिसके हर पन्ने पर एक नया अंधेरा छिपा है। तो कहानी अब उस भुतहा गांव से निकलकर पहुंच चुकी है शहर। मीरा, उसका पति रितेश और उनकी बेटी अन्नू सब अपने शहर वाले फ्लैट में आ गए हैं। उन्हें लगा कि चलो उस साये को, उस बला को पीछे छोड़ आए, अब हम सब सुरक्षित हैं। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। जैसे ही घर का दरवाजा बंद हुआ, मीरा को फिर से वही सड़ी हुई गंदी बदबू आने लगी। ऐसी बदबू जैसे कमरे में कोई लाश छुपी हो। और तो और आधी रात को किचन के फर्श पर ताजे लाल गीले पैरों के निशान, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो निशान गायब। मतलब साफ था, सुरक्षा का जो वहम था वो टूट चुका था। वो चीज, वो साया उनके साथ शहर आ चुका था। और इस पूरे डर की सबसे खौफनाक वजह वो तब सामने आई जब छोटी सी अन्नू ने मासूमियत से बताया कि उसकी गांव वाली नानी तो उन्हीं के साथ आई है। सोचिए जरा, अन्नू ने उस साये को खुद अपने साथ आने का न्योता दिया था। यह सुनते ही मीरा के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उस रात के बाद तो डर का लेवल ही अलग हो गया। एक रात मीरा ने क्या देखा कि अन्नू बिस्तर पर बैठी है और कमरे के एक अंधेरे कोने को देखकर मुस्कुरा रही है, बातें कर रही है। और अगली सुबह अन्नू गायब। जब मीरा उसे ढूंढ रही थी तो उसकी नजर अलमारी के ऊपर गई, और वहां वही औरत बैठी थी। चिपचिपे लंबे बाल, गली हुई चमड़ी और वो खाली काली आंखें। अब कोई शक नहीं था, वो साया अब छिप नहीं रहा था, वो खुलेआम हमला कर रहा था। अब मीरा की हालत बिगड़ती जा रही थी। रितेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसने आखिर में मदद के लिए मासी को शहर बुला लिया। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां सालों से दबे हुए राज एक एक करके खुलने वाले थे। एक माँ का वो सच जो मीरा ने कभी सोचा भी नहीं था। मीरा के दिमाग में ना बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर क्यों एक माँ जिसने उसे कभी प्यार नहीं दिया, वो अब उसकी बेटी, उसकी अन्नू के पीछे क्यों पड़ी है? क्या ये नफरत है या कुछ और? बस यही एक सवाल मीरा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और फिर मासी ने सच बताया, एक ऐसा सच जिसने मीरा की पूरी दुनिया, उसकी सारी यादें, सब कुछ पलट कर रख दिया। जिस माँ को वो नफरत करने वाली समझती थी, वो असल में उसकी रक्षा कर रही थी। जिसे वो एक दानव मानती थी, वो तो खुद एक दानव से लड़ रही थी। और जिस व्यवहार को वो खुदगर्जी समझती थी, वो एक माँ की कुर्बानी थी। मासी ने समझाया कि मीरा की माँ के शरीर में वो खुद नहीं थी, कोई और था, एक साया, एक बहुत पुरानी, बहुत बुरी आत्मा जो इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लेती है। मतलब जिससे मीरा डरती थी वो उसकी माँ थी ही नहीं, वो तो एक परजीवी था जो उनकी माँ को अंदर से खत्म कर रहा था। ये साया इंसानी खून पीकर जिंदा रहता था और इसका पसंदीदा शिकार बच्चे। जब एक शरीर इसका मुकाबला करते करते कमजोर पड़ जाता तो ये फौरन नया शरीर ढूंढ लेता। अब समझ में आया, गांव में जो बच्चे गायब हो रहे थे, जानवर मर रहे थे, यहां तक कि मीरा के पिता की मौत, इन सब के पीछे यही साया था। और इन सब में सबसे दिल तोड़ने वाला सच तो ये था, माँ का वो गुस्सा, वो रूखापन, वो नफरत, सब एक नाटक था। वो जानबूझकर मीरा को खुद से दूर कर रही थी ताकि मीरा उस घर से, उस साये से हमेशा के लिए दूर चली जाए। वो नफरत नहीं थी, वो एक बेबस माँ का अपनी बेटी को बचाने का आखिरी तरीका था। तो अब सच सबके सामने था, लेकिन खतरा तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। साये का अगला निशाना अन्नू थी। अब उसे रोकने और माँ की आत्मा को आजाद कराने का बस एक ही रास्ता बचा था, वापस उसी मनहूस घर में जाना और एक तांत्रिक अनुष्ठान करना। प्लान बिल्कुल सीधा था। पहले नदी में माँ की अस्थियों को विसर्जित करना, फिर घर के अंदर पूजा शुरू करना और मंत्रों की ताकत से उस साये को हमेशा के लिए कैद कर देना। सब जानते थे कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है, पर अब कोई और रास्ता भी तो नहीं था। लेकिन क्या लगता है, वो साया इतनी आसानी से हार मान लेता? बिल्कुल नहीं।
जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए ना, घर की हवा एकदम भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। और फिर अचानक एक जोरदार चीख। सबने देखा मासी की गर्दन से खून बह रहा था, जैसे किसी ने अपने दांत कड़ा दिए हों, और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। और ठीक उसी वक्त अन्नू एक झटके से खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी की पूरी सफेद हो चुकी थी, और फिर उसके मुंह से जो आवाज निकली वो अन्नू की नहीं थी। वो उस साए की ठंडी बेजान आवाज थी। खेल खत्म। उसने अन्नू के शरीर पर कब्जा कर लिया था। बस सारी उम्मीदें वहीं खत्म। अनुष्ठान फेल हो चुका था। मासी बेहोश पड़ी थी और अन्नू अब साए के कब्जे में थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो बस एक ही चीज बची थी, एक आखिरी अंतिम बलिदान। तभी कमरे के कोने में मीरा की मां की परछाई दिखाई दी, पर इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। पहली बार मीरा ने अपनी मां की असली आत्मा को देखा, एक फंसी हुई लाचार रूह जो मदद करने की कोशिश कर रही थी। और अपनी मां की आत्मा के जरिए ही साए ने अपनी शर्त रखी। कहा कि वो अन्नू को छोड़ देगा, लेकिन बदले में उसे एक नया जिंदा शरीर चाहिए। सोचिए कितना भयानक सौदा था ये, एक ऐसा चुनाव जो कोई नहीं करना चाहेगा। और मीरा ने ठीक वही किया जो उसकी मां ने सालों पहले उसके लिए किया था। उसने अपनी बेटी और अपनी मां दोनों को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। एक मां का अपनी बेटी के लिए सबसे बड़ा बलिदान। और अगले ही पल सब हो गया। वो साया एक झटके से अन्नू के शरीर से निकला और सीधा मीरा पर झपट पड़ा। मीरा का शरीर बेजान होकर पीछे की तरफ गिरा। साए को अपना नया घर मिल चुका था। मीरा की कुर्बानी काम तो आ गई, पर उसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। इसके बाद जो हुआ वो मंजर किसी जीत का नहीं था, वो एक गहरे कभी ना खत्म होने वाले दुख का था। सब कुछ बस एक पल में बदल गया। मीरा धीरे धीरे उठी, पर वो अब मीरा नहीं थी। उसकी आंखें पूरी की पूरी काली हो चुकी थीं। ठीक उसी वक्त खिड़की पर खड़ी मां की परछाई आजाद हो गई और रितेश ने बिना एक पल गवाए अन्नू को उठाया और उस घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग निकला। भागते भागते दरवाजे पर पहुंचकर रितेश ने आखिरी बार मुड़कर देखा, और उसने क्या देखा? टूटी हुई खिड़की में एक परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों से मीरा की मां खड़ी रहती थी। जो चक्र मां ने शुरू किया था वो बेटी पर आकर पूरा हो गया था। मां की आत्मा को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन उसकी आजादी की कीमत मीरा ने अपनी आजादी देके चुकाई। तो मां तो आजाद हो गई, पर क्या मीरा कभी हो पाएगी? ये कहानी एक ऐसे ही अनसुलझे सवाल पर खत्म होती है।